हम समझेंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आप चूज करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए मोर देन 300 प्लस लाने के लिए बेसिक स्ट्रेटजीज अप्रोच क्या होती हैं और आपको किस प्रकार से इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू PW ओनली IAS। मैं हूं आपका फैकल्टी शेखर और आज मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के रिलेशन में आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूं जहां पे वी आर गोइंग टू डीमिस्टिफाई द स्ट्रैटेजी फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। हम समझेंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आप चूज करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तो उसको कैसे अप्रोच करें ताकि आप सोशियोलॉजी में अच्छे अंक, दैट मीन्स मोर देन 300 प्लस लाने के लिए बेसिक स्ट्रैटेजीज अप्रोच क्या होती हैं और आपको किस प्रकार से इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम एक जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे कुछ अपने लिए आइडेंटिफाई करेंगे और ये गाइडलाइंस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कहीं कोचिंग ले रहे हैं, साथ ही साथ ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि सेल्फ स्टडी से सोशियोलॉजी ऑप्शनल को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है पहली कि ये जो मेरी लेक्चर है इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स who are appearing next year or those who have planned to appear in 2025 as well as those students जिन्होंने सोचा है कि क्योंकि इस साल हम प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए तो अगली साल 2024 में हम अपना अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंसिवली इस प्रकार से दें that we are able to crack the examination and get our rank in the merit list at the first go. So keeping that in mind, let us start our session today. तो आई एम अज्यूमिंग दैट हमारे पास अभी आप लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं PW ओनली IAS के ऑप्शनल चैनल पे, आप सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर या 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। इन बोथ द केसेस ये बहुत सही समय है सोशियोलॉजी ऑप्शनल या कोई और ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है टाइम पीरियड। I would assume that till December और January आप सबों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि आप ऑप्शनल की तैयारी करें और इस पीरियड में आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट एक राउंड अपना ऑप्शनल कवर कर ले और साथ ही साथ उसके लिए एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बना के चले। क्लियर? अब हम देखते हैं कि आपको ऑप्शनल को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हाउ टू चूज एन ऑप्शनल। आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करिए। आप ये कोशिश करिए कि आपकी कितनी ज्यादा रिलेटेबिलिटी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन से। आप NCERT से थोड़ा गो थ्रू हो सकते हैं 11th और 12th क्लास की, और कुछ टॉपर्स के वीडियो देख सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स मटेरियल्स, आप इन सब चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप एक बार डिसीजन ले लें कि आपका ऑप्शनल क्या है। और वंस यू हैव टेकन द डिसीजन, डू नॉट लुक बैक। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट डोंट फ्रीक्वेंटली चेंज योर ऑप्शनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या देखा गया है कि 3 महीने एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं यार फील नहीं आ रहा है, फिर वो चेंज कर लेंगे, कोई और सब्जेक्ट ले लेंगे। बिना एग्जाम दिए हुए, बिना मेंस का पेपर लिखे हुए एक सब्जेक्ट के बारे में आप वो डिसीजन ले लोगे और उसके फिर 5 महीने बाद आप जो नया सब्जेक्ट लियो उससे भी स्ट्रगल करते हुए पाओगे। तो जंपिंग द शिप्स विदाउट सीइंग थ्रू स्टॉर्म इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो आप पहले डिसीजन लेते वक्त में थोड़ा केयरफुल रहें, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, अपने आप को पहचाने कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। उसके बाद आप जो सब्जेक्ट ऑप्शन लेने के लिए सोच रहे हैं उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें कि उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है,
उसकी डिमांड क्या है, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उससे। एंड एक बार इन दोनों चीजों के बीच में लिंक बैठ जाए तो कृपया करके अपने ऑप्शनल के साथ स्टिक करें, अपने आप को पुश करें, 2-3 साल उस ऑप्शनल को दें, एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट तो आपको मेंस के उससे लिखे होने चाहिए बिफोर यू थिंक ऑफ चेंजिंग इट। अगर आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं आपको उसमें 2 डिजिट में नंबर्स आ रहा है या फिर आप आंसर राइटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, इन दैट केस यू कैन चेंज एन ऑप्शनल, और एल्स अंटिल देन आपको अपनी फुल श्रद्धा और कमिटमेंट के साथ उस ऑप्शनल को निभाने की कोशिश करनी है और उसमें अपना कमिटमेंट दीजिए। बिकॉज यू नो जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को समझिएगा तो ऑप्शनल आपको एक ऐसा पेपर दिखेगा जिसका वेटेज काफी ज्यादा है। 500 मार्क्स का वेटेज होता है ऑप्शनल के पेपर के लिए, एंड बिकॉज 500 मार्क्स का वेटेज है इसका मतलब हम ये भी समझते हैं कि जो आपका मेरिट लिस्ट है, जो रैंक लिस्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए पब्लिश करता है, उसमें आपकी रैंक और आपका नेम कौन से रैंक पे आता है उसके लिए बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट फैक्टर बन जाता है ऑप्शनल, है ना। यू कैन पास मेंस एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स इफ यू बेसिकली कैप्चर योर ऑप्शनल इन अ प्रॉपर मैनर। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो इस प्रकार से आप समझते हैं कि कैसे करना है ऑप्शनल को अप्रोच, ठीक है। तो ऑप्शनल इज समथिंग जो कि आपको 500 मार्क्स दिलाने वाला है। आपको ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लंबे समय तक आपको पढ़ना है, देयरफॉर आपको उसके टुवर्ड्स कमिटमेंट दिखानी होगी। तो आपके अप्रोच का जो सॉल्यूशन है वो है कमिटमेंट, है ना। You should be committed to your optional, है ना। Get into relationship with your optional. Trust me, civil services examination के लिए it will help you a lot. अब हम आगे चलते हैं। Now अब हम समझते हैं कि how to begin your preparation for optional, ठीक है। दोस्तों यहां पे हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी जब हम बात करते हैं कि हाउ टू बिगिन योर प्रिपरेशन फॉर ऑप्शनल। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका ऑप्शनल क्या है ना। अब आपको एक बार दोबारा सिलेबस से शुरू करना होगा। जी हां, आई नो आपको लगेगा कि ये तो रिपीटेटिव हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में भी मैंने आपको बोला है जब आप ऑप्शनल चूज करने का डिसीजन लेते हैं तब भी आपको ऑप्शनल के सिलेबस को एक बार देखना है कि उसका कंटेंट कैसा है, कैसे टॉपिक्स पे बातें हो रही हैं, यूपीएससी उसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, सो दैट यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। लेकिन अब जब आप पढ़ाई शुरू करोगे उससे पहले आपको इन डिटेल सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं आप सबों से सबसे पहला रिक्वेस्ट तो यही करूंगा कि आपकी तरफ से एक कमिटमेंट आना चाहिए कि सिलेबस को आप अच्छे से लर्न कर लें। When I talk about learning about syllabus, learning the syllabus, that not only means that you just need to have some idea about syllabus or you have gone through it once. No, the topics of syllabus categorically, unit wise and paper wise, that is paper 1 and paper 2, as well as each topic, that should be in back of your mind. So you'll need to internalize your syllabus. It is extremely important. आप उसको अच्छे से एक एक डायमेंशंस को समझिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप सिलेबस का एक प्रिंट आउट ले लें। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सबसे पहले आप क्या करें, आप सिलेबस का एक प्रिंट आउट ले लें। वंस यू हैव टेकन प्रिंट आउट ऑफ सिलेबस, ट्राई लर्निंग इट। उसके बाद आप इसको सीखने की कोशिश करें। क्लियर? इसको
लर्न करने की कोशिश करें, ट्राई लर्निंग इट। जब आप इसको लर्न करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी, इसका नेचर क्या है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, मैं आपको सिलेबस क्यों पढ़ने बोल रहा हूं। जब भी हम बिगिन करेंगे अपने प्रिपरेशन को सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, मैं यहां पे आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बता रहा हूं, तो सबसे पहले आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल है क्या, ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आप एटलीस्ट एक वीक बिफोर गेटिंग इनटू सिलेबस ऑफ यूपीएससी ऑप्शनल, मतलब यूपीएससी ने अपने सिलेबस को दो भाग में डिवाइड किया है। पेपर 1 इज फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, पेपर 2 इज इंडियन सोसाइटी। वो थोड़ी देर बाद ब्रीफली मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप इससे पहले कि आप सिलेबस के अंदर जाएं, आपको यह फिगर आउट करना है कि सोशियोलॉजी है क्या, है ना, किस प्रकार का डिसिप्लिन है ना। इन जनरल लेवल पे तो सबको पता है कि सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोसाइटी। आप जानने की कोशिश करिए कि साइंस ऑफ सोसाइटी अगर हम कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आर्ट ऑफ सोसाइटी क्यों नहीं है ना। सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो सिस्टमैटिक स्टडी क्या होता है, सोशियोलॉजिस्ट कैसे पढ़ाई करते हैं, है ना। क्या ये साइंटिफिक है, ये सोशल साइंस है या नेचुरल साइंस है, ऐसी चीजें, या इसका नेचर क्या है, इसमें वैल्यू न्यूट्रल होना है, एथिकली न्यूट्रल होना है, या वैल्यू को एकोमोडेट करके सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, ये कैटेगोरिकल साइंस है या एक नॉर्मेटिव साइंस है ना। क्या ये प्योर साइंस है या ये अप्लाइड साइंस है, इन सारी चीजों को आपको समझना जरूरी है। तो अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का नेचर समझ गए, है ना, और इसके नेचर से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट करता क्या है, और कैसे सोसाइटी को स्टडी करता है, अगर इन चीजों का आप समझ गए तो आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान होने वाला है। बिकॉज शुरुआती दिनों से आप उस सब्जेक्ट का, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिमांड होता है, उस डिमांड को आप डिकोड कर लिए, उस डिमांड को आप समझे हुए रहेंगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी गाइस। तो पहले आप सोशियोलॉजी 2-3 दिन ना आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल को समझे कि सोशियोलॉजी द सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट, इस विषय का बेसिकली ओरिएंटेशन क्या है ना, क्या कैसे पढ़ता है समाज के बारे में, क्या करता है समाज को, मतलब समाज के बारे में जब वो पढ़ाई करता है उससे क्या फायदा होता है हम लोगों को, है ना। व्हाट इज यूज ऑफ सोशियोलॉजी, हाउ, क्या अप्रोच करता है, किस प्रकार से पढ़ता है, कितनी ऑब्जेक्टिविटी है डिसिप्लिन में। एक बार आपने ये समझ लिया है अगले 2-3 दिन में, उसके बाद आपको यूपीएससी ने जो सिलेबस डिफाइन की है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की, उसके साथ लिंक बनाइए सब्जेक्ट का। यूपीएससी डिफाइंड सिलेबस से आप लिंक बनाइए। यूपीएससी ने बहुत ही प्रिसाइज मैनर में ऑप्शनल की सिलेबस बनाई है, जो कि मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। यूपीएससी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस कभी कोई हम वीडियो कर लेंगे जो सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड भी हो। आज हम समझने की कोशिश करते हैं बस उसका एक ओवरव्यू, क्योंकि आज हमारे लेक्चर का फोकस होने वाला है स्ट्रैटेजी ऑफ ऑप्शनल। इसने 2 पेपर में डिवाइड किया है, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। पेपर 1 गाइस, इस पेपर का नाम है
फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, इस पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये नाम पे आप ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। और पेपर 2, इस पेपर का नाम है इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। अब एज द नेम सजेस्ट फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि सोशियोलॉजी के बेसिक्स क्या हैं, क्या है इसके फंडामेंटल्स, क्या है इसके फॉर्मूलाज, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स। अगर साधारण से भाषा में बोलूं कि सोशियोलॉजी का फॉर्मूला समझते हैं आप यहां पे, है ना। इसमें आपको शुरुआती लेक्चर से अगर आप देखेंगे यूपीएससी क्वेश्चंस तो आपको 30 या 40 मार्क्स के पूछता है पहले 2 चैप्टर्स से। लेकिन पहले 2 चैप्टर्स में आपको काफी टाइम बिताना जरूरी होता है। व्हाई? बिकॉज यू अंडरस्टैंड द नेचर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आपको सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, ये जो सब्जेक्ट है, इसका नेचर समझने की जरूरत है। तो सोशियोलॉजी ने, यूपीएससी ने जो पहला टॉपिक रखा ही है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी पेपर 1 के अंदर, इज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। इसमें हम समझते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, ये इमर्ज कैसे हुआ, है ना। और इसको हम यूरोप के मॉडर्निटी वाले एरा से रिलेट करते हैं। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि ये कैसे दूसरे सोशल साइंसेस से डिफरेंट है। सोशियोलॉजी का अपना स्कोप या बाउंड्री ऑफ स्टडी है क्या, सोशियोलॉजी कैसे स्टडी करता है और कैसे अपने इमर्जेंस के बाद से अभी तक ग्रो किया है। जब हम इसको के ग्रोथ को ट्रेस करेंगे तो हम इसको यूरोप तक ही लिमिट नहीं करेंगे। इट इज ट्रू कि सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप, लेकिन हम ये भी देखेंगे कैसे सोशियोलॉजी अमेरिका में ग्रो किया, कैसे सोशियोलॉजी इंडिया या एशिया में ग्रो किएगा, और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन समझेंगे, साथ ही स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन समझेंगे। उससे हमें यह क्लियर हो जाएगा कि समाज में जो भी अकरेंसेस हैं सब कुछ सोशियोलॉजी पढ़ता है। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आपको यहां पे समझना बहुत जरूरी है नेचर ऑफ द डिसिप्लिन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। सोशियोलॉजी के लिए बेटा कुछ अलग से करंट अफेयर्स पढ़ना ही नहीं होता है। कोई करंट अफेयर्स के अलग से मैगजीन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने जनरल स्टडीज के प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, अपने चॉइस के हिसाब से। आपको सोसाइटी जो जीएस 1 का एक पेपर है उसका सिलेबस बेसिक आइडिया तो है ही, राइट। उसके अलावा सोशियोलॉजी के भी सिलेबस का आइडिया हो गया। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप उसको लर्न कर लियो सिलेबस को, और उसके कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लियो। एक बार जब उसके कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लियो, उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये आर्टिकल जो है ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, इसको सोशियोलॉजी में यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने कास्ट सिस्टम पे कोई आर्टिकल पढ़ा, जैसे लास्ट ईयर मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि अनटचेबिलिटी तमिलनाडु के एक गांव में अभी भी, और बहुत सारे प्लेसेस में एक्चुअली बहुत ही पॉपुलरली प्रैक्टिस हो रहा है, और बोल रहे अभी भी बहुत सारे फॉर्म्स में अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करता है हमारे सोसाइटी। फॉर एग्जांपल 2 टम्बलर सिस्टम। 2 टम्बलर सिस्टम क्या होता है कि कास्ट हिंदूज के लिए अलग बर्तन यूज करना और दलित्स के लिए अलग बर्तन यूज करना, ठीक है। तो बोला कि गांव में जनरल लेवल पे ऐसी अकरेंसेस है, जैसे कि टी स्टॉल चले जाओ तो दलित्स के लिए अलग सा बर्तन होता है, वो अपना बर्तन लेके आते हैं, उसको खुद धोते हैं। उसी प्रकार से उस गांव में देखा गया था कि नॉन दलित्स के लिए एक सेपरेट वाटर टैंक था जिससे पानी जाता था, वेराज दलित्स के लिए एक सेपरेट वाटर टैंक था। नाउ आपने जब ये न्यूज करंट अफेयर्स में, ये समवेयर इन दिसंबर ये आर्टिकल आया था, आपने इसको तो इन जनरल पढ़ा न्यूज़पेपर में। अब जो स्ट्रैटिफिकेशन, ये 5th यूनिट है पेपर 1 का, एज वेल एज कास्ट सिस्टम, ये पेपर 2 का पार्ट बी का
सेकेंड यूनिट है। इन दोनों जो जिसके दिमाग में ये दोनों चैप्टर है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, देखो मेरे दिमाग में है कि स्ट्रैटिफिकेशन और कास्ट सिस्टम, इन दोनों जगह वो आ जाएगा। पॉलिटी में तो आपने समझा है कि आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड इन इंडियन सोसाइटी, लेकिन सोशियोलॉजी आपको एक अलग ही डायमेंशन लाके दे रहा है कि देखो कैसे अभी भी कंटेम्प्रेरी पीरियड में किस फॉर्म में प्रेजेंट है अनटचेबिलिटी। तो आप एम्पिरिकल रियलिटी, जिसको बोलते हैं कि ग्रास रूट रियलिटी जो हमारे सोसाइटी की है, चाहे वो बिलीफ सिस्टम्स या वैल्यूज से रिलेटेड हो या प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो, उसके नजदीक जा पाते हैं। और ये लिंकिंग विथ जो आप न्यूज में पढ़ते हैं और सिलेबस से कैसे कर सकते हैं, आप तभी कर सकते हो जब आपके पास सिलेबस की क्लैरिटी हो, सिलेबस के टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स की क्लैरिटी हो, और उसके साथ साथ आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का नेचर समझ जाएं। दैट इज वाई मैं फोकस कर रहा हूं कि आपको शुरुआत में सोशियोलॉजी क्या क्या पढ़ता है, सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ, और सोशियोलॉजी कितने दूसरे सोशल साइंसेस से कितना डिफरेंट है, इस पे फोकस करना चाहिए। और उसके बाद आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव करके कुछ होता है ना। व्हेन यू कम टू द सेकेंड यूनिट ऑफ पेपर 1, द सेकेंड यूनिट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी एज साइंस। उसके अंदर मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स करके एक टॉपिक है। बेसिकली आप अलग अलग सोशियोलॉजिकल डायमेंशंस, अलग अलग सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव, अलग अलग सोशियोलॉजिकल लेंसेज जिसके थ्रू हम समाज को देखते हैं, है ना, उसको यहां पे समझेंगे। फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, राइट, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम समाज को या किसी फेनोमेना को कैसे देखते हैं, उसकी क्लैरिटी यहां पे मिलती है। तो मैं आप सबों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको दुरुस्त कर लें, एक एक टॉपिक को, कि फंक्शनलिज्म क्या होता है, फंक्शनलिस्ट जो कहलाते हैं, जो फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो सोसाइटी को कैसे पढ़ते हैं, क्या उनका अप्रोच होता है, वो सोसाइटी में क्या देखते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट कौन होता है, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट सोसाइटी में क्या देखता है, उनका फोकस ऑफ स्टडी क्या होता है। फेमिनिस्ट कैसे जेंडर रिलेशंस को बेसिस देखती हैं कॉन्फ्लिक्ट का। उसके अलावा इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव वाला कैसे देखते हैं कि इंटरैक्शन प्रोसेस से सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी हो रहा है। इन सारे चीजों को आपको डिकोड करने की और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा आपका थिंकर्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सोशल थिंकर्स करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उस पर भी फोकस करें। जो 6 सिलेबस में मेंशन थिंकर्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और उनके सिलेबस के दिए हुए टॉपिक्स जो है उनको बहुत अच्छे से दुरुस्त कर लें, राइट। कंप्लीट फोकस फिलहाल आपको जब शुरू करते हैं तो आपको लर्निंग पे रखना चाहिए। लर्निंग का मतलब यहां पे है इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। व्हाई? बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यू कंटेंट, something that is novel to you, because I know 90% of the students taking sociology optional are coming from non-sociological background. So the basic understanding over here is that you do not need to hurry up, है ना, give yourself some time, expose yourself to this subject, understand the nature of the subject, and take your time in building the basics. Once you've done that, if you build the concepts, if you've understood the important theories and principles of sociology, and especially if you've got clarity over sociological perspectives, trust me, cracking sociology is a cakewalk. It's going to be cakewalk for you, and you can take it from me. I can guarantee you that. It's such an easy subject. It's very conceptual. Sociology को ना लोग बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं. People believe that just by cramming or rote learning this subject is crackable, but ideally the subject is conceptual. Therefore, you need to understand the concepts of sociology, and if you've done that, apply that knowledge, and paper 1, paper 2, any applied part, dynamic part, everything is crackable. It becomes very easy for you. So ये है बेसिक फॉर्मूला कि आप अपने बेसिक्स को दुरुस्त करें। इसलिए थिंकर्स के चैप्टर में आपने उनका पहले तो पर्सपेक्टिव पढ़ लिया है, आपको वो क्लैरिटी मिल गया है कि ये थिंकर कैसे सोचता होगा, है ना। और उसके बाद उसके वर्क को जब आप पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और सिलेबस में जो जो उस थिंकर्स के वर्क मेंशन्ड है उनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लें, उसको बहुत अच्छे से आप दुरुस्त कर लें। एंड व्हेनेवर यू आर लर्निंग अबाउट एनी सोशियोलॉजिकल थॉट और सोशियोलॉजिकल थियरी,
जब भी ये अनदर एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, वेन एवर यू आर लर्निंग अबाउट एनी सोशियोलॉजिकल थॉट एंड सोशियोलॉजिकल थियरीज, आप उसका सोशल सेटिंग समझने की कोशिश करें, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उस टाइम पीरियड में समाज में चल क्या रहता है, क्योंकि कोई भी थॉट क्या है, कोई भी थॉट जो है वो सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशन का ही तो रिजल्ट है। वो ऑब्जर्वेशन कहां से आ रहा है, समाज में जैसा सोशल सेटिंग है उसी से तो आ रहा है। तो विदाउट सोशल सेटिंग इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज आप उस समय के सोशल सेटिंग को समझेंगे तो चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगी आपको। ठीक है, तो आप थोड़ा, जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हो, तो यूरोप में क्या चल रहा है इस वक्त में, ये थोड़ा सा देख लिया, एक आइडिया लग गया, है ना। कुछ आप पढ़ते वक्त में आपको ऐसे टर्म्स कीवर्ड्स आए, उसको गूगल करो, यूज इंटरनेट टू प्रिपेयर दैट, राइट। इस प्रकार से आपको अपना अप्रोच करना है। लेकिन मैं यहां पे एक और गाइडलाइन देना चाहूंगा कि जब आप एक्चुअली में अब कंटेंट को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो आप जो पहला यूनिट है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी का, उसमें एंट्री करने से पहले एटलीस्ट एनसीईआरटी के ऐसे तो 4 बुक होते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। नाउ आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट होगा जो हमारे यहां पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के छात्र होंगे, दे कैन स्किप इट, क्योंकि क्लास में हम लोग यहां पे बेसिक्स से शुरू करते हैं यूपीएससी के सिलेबस में एंटर करने से पहले, एंड टाइम टू टाइम क्लास में बेसिक्स, कुछ नए टर्म्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो हम आपको सिखाते रहते हैं, उसको दुरुस्त करते रहते हैं। बट यहां पे ऐसा नहीं है। जो सेल्फ कर रहे हैं, मैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 2 एनसीईआरटी तो पढ़ लीजिए। जो कोई कोचिंग ले रहे हैं वो भी, अगर उनके लिए भी पॉसिबल है कि अगर ये 2 एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं तो बेहतर है। पहला एनसीईआरटी है 11th स्टैंडर्ड का इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, और दूसरी एनसीईआरटी है 12th स्टैंडर्ड की, पीली कलर की बुक है, ये ब्राउन कलर की है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, और दूसरी वाली है पीली कलर की, इसका नाम है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, कृपया करके ये 2 बुक जरूर पढ़ें, उसके बाद सोशियोलॉजी के सिलेबस में एंटर करें, और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उस प्रकार से पढ़ें। अच्छा, अब बच्चों को क्या लगता है कि यार हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं, आंसर लिख के देखते हैं, नहीं, वो गलत तरीका है। आपको एटलीस्ट पहले अपने आप को थोड़ा समय देना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल बनिए। सोशियोलॉजी हैज गॉट इट्स ओन लैंग्वेज, इट्स ओन कॉन्सेप्ट्स। विदाउट अंडरस्टैंडिंग the language and concepts, how would you be able to write answers unless you are not able to make out the meaning of the question? आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो, उसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो, आप सोशियोलॉजी के टॉपिक्स का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, तब तक आप उसका आंसर कैसे अच्छे से लिख पाओगे? तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि कहीं कोचिंग ले रहे हैं, और कोचिंग में अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया जा रहा है, तो आराम से वेट करो, पहले 1-1.5 यूनिट पढ़ो, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, और उसके बाद आंसर राइट करना शुरू करना। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप ऐसे स्टूडेंट हैं, तो आप ट्रस्ट मी, इन दैट केस आपके लिए इससे पहले एक अनदर इंपॉर्टेंट जर्नी आ जाएगी, विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब आप कहां से पढ़ने वाले हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली बुक लिस्ट एंड अदर रिसोर्सेज, बुक लिस्ट एंड अदर रिसोर्सेज, राइट। सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई करिए। तो एक किताब आती है हर्लम्बस एंड हॉलबॉर्न, ये ब्लू कलर की किताब है। इट्स अ वेरी गुड बुक, ये सोशियोलॉजी पे बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको देती है, बट ये काफी बल्कि बुक है।
जो बच्चे, अब आपको पता होगा, सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आपको खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, आप अपनी क्षमताओं का आकलन करें, क्योंकि सबसे बेहतर आप जानेंगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है बिफोर एनीवन एल्स। तो अगर लगता है कि आपकी रीडिंग एपेटाइट कम है और रीडिंग स्पीड भी काफी स्लो है, आपको ये मोटी बुक खत्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर आपको लैंग्वेज हैवी लग रहा है, अगर आपको लेंथ ऑफ द बुक प्रॉब्लम है, तो हरलंबस के द्वारा ही लिखी गई एक और किताब है, ये हरलंबस ने हील्ड के साथ मिलकर किताब लिखी थी और ये ऑरेंज कलर की है, इसको बोलते हैं ऑरेंज बुक। आप इसको रेफर कर सकते हो। लेकिन नहीं, आपके लिए लेंथ प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आपको लैंग्वेज ही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा कि यू कैन रिफर इग्नू। नाउ आपको यहां पे एक थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा गाइस। ये तीनों किताब जो अभी मैं बताया हूं, ये पहले पेपर 1 के लिए बता रहा हूं। पेपर 1 केयरफुल क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि ये किताबें यूपीएससी के सोशियोलॉजी ऑप्शनल को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये एक अच्छी किताब है सोशियोलॉजी के ऊपर, जो आपको बेसिक समझने में बहुत मदद करती हैं। बहुत सारे टॉपर्स हैं जो इन किताबों से सोशियोलॉजी पढ़ रखे हैं, राइट? आप सिलेबस जब समझ चुके हैं और फिर इन किताब के यूनिट्स के थ्रू जाएंगे, और आप अपने सिलेबस का अगर डेप्थ भी समझ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा यूनिट्स और कौन कौन से कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी बहुत ही बड़ा चैप्टर, या स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ही बड़ा चैप्टर हरलंबस में दिया हुआ है, या फिर रिलीजन एंड सोसाइटी बहुत ही बड़ा चैप्टर और बहुत सारे स्टडीज दी है। आपको बहुत स्मार्ट होना है, और इसलिए भी मैंने आपको बोला था कि सिलेबस को डिकेड करना बहुत जरूरी है और सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। लर्निंग सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू लर्न द सिलेबस यू ऑल्सो नो व्हाट नॉट टू स्टडी। अगर आपको अच्छी क्लैरिटी है आपके सिलेबस के ऊपर, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपको क्या पढ़ना है और यूपीएससी किस दिशा में सवाल पूछता है, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ UPSC, and what is the depth of the subject that is coming in UPSC CSE examination. If you're clear about that, trust me, then you are clear what not to study. And क्या पढ़ना है उससे ज्यादा important is that what not to study. Because if you're clear with what not to study, you're saving yourself time and energy, and all of that time and energy can be used further to boost your preparation. So be very pragmatic, rational while you approach the subject. Because if you're not rational, you're somewhere losing out to your competition. आप ब्यूरोक्रेसी के लिए एग्जाम लिख रहे हो। ब्यूरोक्रेसी खुद में एक लीगल रैशनल इंस्टीट्यूशन है। हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं मैक्स वेबर, उन्होंने ये कहा है कि ब्यूरोक्रेसी इज अ लीगल रैशनल इंस्टीट्यूशन। तो बिना रैशनलाइज किए हुए इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो? इसीलिए सिलेबस को समझो कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं डीप में जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बस जो रेलेवेंट कंटेंट है आपको उससे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है? और इग्नू, अब ये तीनों किताब जो है, चाहे इग्नू हो चाहे हरलंबस की, ये 2 किताबें हैं। और मैं थिंकर्स के लिए आपको एक और, पेपर 1 में ही सोशल थिंकर्स, इसके लिए एक और बहुत अच्छी किताब है, जॉर्ज रिट्जर। ठीक है, जॉर्ज रिट्जर। अब देखिए, ये सिलेबस के हिसाब से नहीं लिखी हुई है, तो आपको कंटेंट सिलेबस के हिसाब से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लीज एक्सट्रैक्ट द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस।
और एक बार आपने वो कर लिया है, उसके बाद आप उसको रीड करना शुरू कर सकते हैं। अब अगर आपको लेंथ, लैंग्वेज ऑफ द मटेरियल प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इग्नू को रिफर कर सकते हैं। इग्नू की लैंग्वेज अच्छी होती है, आसान होती है, बहुत अच्छा मटेरियल है। लेकिन इग्नू लेंदी होने वाला है। जब मैं इग्नू बोल रहा हूं तो बीए इग्नू और एमए इग्नू से बस एक चैप्टर, ओनली वन चैप्टर, विच इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट्स इट। किंतु अगर आप इग्नू के भी लेंथ को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप हार्लम बर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, और जॉर्ज रिट्जर, ये थिंकर पे बहुत अच्छी बुक है लेकिन इसकी लैंग्वेज आसान नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, तो आप चाहे 12-16 घंटे पढ़ो, अल्टीमेटली आप 8 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो या 4 ही घंटे पढ़ो। क्योंकि मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 4, 4.5, 5 घंटे रोज पढ़ते थे और एग्जाम निकाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे कि आपकी कैपेसिटी, इनेट कैपेसिटी क्या है, आप कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, समझ पाते हो। अगर आप इस बुक को समझ ही नहीं पा रहे हो तो फिर व्यर्थ है। इन दैट केस अगर आपको लैंग्वेज बहुत हैवी हो रहा है या कॉन्सेप्चुअल जार्गन्स बहुत हैवी आ रहा है या लेंथ बहुत हैवी हो रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक और किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये जो एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी है, दिस हैज बीन रिटन बाय मिस्टर नितिन सांगवान। क्लियर? ये किसने लिखा है? मिस्टर नितिन सांगवान ने लिखा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो कि यूपीएससी एग्जाम को, यूपीएससी सीएससी एग्जाम के सिलेबस से अलाइंड है, क्योंकि उसको मद्देनजर रखते हुए लिखी गई है ना। तो इन दैट केस यू कैन रेफर दिस बुक, ठीक है। और ये बुक एक बुक है जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कवर करती है, ठीक है। तो आपने एक बार अपने सोर्स को आइडेंटिफाई कर दिया कि आप किससे कंफर्टेबल है, फिर उससे स्टिक करिए और उससे अपना प्रिपरेशन करिए। अब जो कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंड, कहीं भी जनरली अच्छे कोचिंग्स में ना सिर्फ हमारा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस बट इन जनरल ये एक मापदंड है कि कहीं भी अगर अच्छी सी कोचिंग है तो आपके जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं वो इन सारे बुक्स को एकोमोडेट करके पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा, है ना। तो आप नोट मेकिंग जरूर करें क्लास में, टीचर डिक्टेशन दे या ना दे, आप नोट मेकिंग अपना रनिंग नोट्स जरूर बनाएं। वो आपके लैंग्वेज में होगा, आपको उसको बाद में जब क्रक्स उसका निकालना होगा आपके लिए आसान होगी, रिवीजन भी आसान होगा। और जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, जो खुद से सेल्फ प्रिपरेशन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक बार जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं बुक को, तो फर्स्ट रीडिंग में आप बस एक हाइलाइटर पकड़े, है ना, और उनको पढ़ें, उस बुक को बस पढ़ें जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कोई चीज कैसे है, जहां पे व्हाट या हाउ जैसे क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, या कुछ अंडरलाइंग एनालिसिस है ना, कोई थियरी प्रिंसिपल बन के आ रहा है, कुछ नया कॉन्सेप्ट कोई थिंकर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उनको आप अंडरलाइन कर लें, राइट। तो पहली दफा हाइलाइटर लें, किताब लें और उसको अंडरलाइन करके बस पढ़ें एक राउंड, और दूसरी दफा दोबारा आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जब दूसरी दफा दोबारा उस किताब को उठाएं और उसको पढ़ना शुरू करें, उस वक्त में उससे नोट्स निकाल लें, क्योंकि पहली बार में तो आप बस आइडिया ही लगा रहे हो, तब दूसरी रीडिंग में आप नोट्स बनाएं। ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए है, ठीक है। डन, क्लियर।
और पहली बार में आपको पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग एलिमेंट से आपको काफी नोट्स बनेगा, बल्कि नोट्स। एक बार जब बल्कि नोट्स बन गया है, उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोचिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हो या सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हो, कि वो अपने इस बल्कि नोट्स को थोड़ा सा क्रंच करें। कुछ ऐसा हो कि 150 पेज या 200 पेज के आसपास हर पेपर 1 और पेपर 2 का हर डायमेंशन कवर हो जाए, है ना। शॉर्ट हैंड लिख लिया, माइंड मैप बना लिया। उससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप अब रिविजन्स बहुत फास्ट कर पाओगे, कंसोलिडेटेड कंटेंट है वो, है ना। तो प्लीज कंसोलिडेशन पे आप फोकस करें। क्लियर? ये हमने बात कर ली पेपर 1 की। पेपर 2 की किताब मैं, अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं आपको बोलूंगा कि इग्नू से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। इग्नू इज बेस्ट, ठीक है। लेकिन वही अगर आपको लेंथ लग रहा है, इसके अलावा और एक वीना दास मैम की किताब है ना। अब वीना दास मैम की किताब है अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, ये पढ़ लें। या फिर डेविड मैंडलबॉम की, ये इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। डेविड मैंडलबॉम की सोसाइटी इन इंडिया। इसके अलावा और कुछ किताबें हैं, नदीम हसनैन की भी एक किताब है, इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज। लेकिन आप पहले थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी में, लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल रिसोर्सेज, नो रिविजन, ये हो जाता है मैक्सिमम बच्चों का। क्यों? क्योंकि फियर साइकोसिस प्ले करता है। लोग डरे रहते हैं, अरे कहीं मेरा वाला उससे कम तो नहीं, कहीं मेरा कंटेंट, मैंने उससे कम किताबें तो नहीं पढ़ी है। अरे फोमो का एरा चला है, हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस फोमो को अपने अंदर से बाहर निकालिए। फायदा क्या है? अगर क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर लिखने हैं, आपको कंटेंट रिप्रोड्यूस करना है। फायदा क्या है कि आप 10 किताबों से पढ़ें और आप काम की चीज लिख ही ना पाए, आप उससे आंसर फ्रेम ही ना कर पाए। तो लिमिटेड रखना है रिसोर्स को। मैं हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, इसलिए इतने सारे किताब बता रहा हूं कि ये भी एक किताब है, ये भी एक किताब है। बट मेरी माने तो इग्नू बेस्ट सोर्स है। और अगर इन तीनों से आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो नितिन सांगवान सर वाली किताब, नितिन सांगवान सर वाली किताब एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये तो है ही है, राइट। सो फिक्स योर सेल्फ टू दिस बुक इन दैट केस। पेपर 1 का मैं अप्रोच आपसे डिस्कस किया, इस पे ज्यादा फोकस देना है क्योंकि इसके थ्रू आप सोशियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पेपर 2 आपके लिए समझना आसान हो जाएगा क्योंकि आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग दैट साइड बाय साइड आप जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जनरल स्टडीज में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो इतिहास हमारे समाज का ही तो इतिहास है। देयरफॉर जब आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो, उससे भी इंडियन सोसाइटी मतलब सोशियोलॉजी का पेपर 2 समझने में आसान होगा। आप जो पॉलिटी पढ़ते हो या इकोनॉमी पढ़ते हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट बी इट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ देम आर सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड दे आर एम्बेडेड इन सोसाइटी। सिंस दे आर एम्बेडेड इन सोसाइटी, इट इज गोइंग टू हैव इंप्लीकेशन ओवर सोसाइटी। देयरफॉर जब आप इंडियन सोसाइटी पढ़ना शुरू करते हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अच्छा, इंडियन सोसाइटी पेपर, इसका नाम है स्ट्रक्चर एंड चेंज। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन सोसाइटी को पढ़ने का पर्सपेक्टिव क्या है, जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, किस लेंस से पढ़ते हैं। इसमें हम बहुत मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो कि एमएन श्रीनिवास साहब हैं, इंडोलॉजिस्ट्स जो कि जीएस घोरे साहब है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो कि
अक्षय रमनलाल देसाई साहब हैं। ये तो कुछ सिलेबस में मेंशन्ड पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा आपको सबॉल्टर्न पर्सपेक्टिव जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू आपको रणजीत गुहा, डेविड हार्डीमैन, गेल ओमवेट, उनका वर्क इंडियन सोसाइटी में पता चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर का क्या व्यू है कास्ट सिस्टम पे, ये सब चीजें आप समझ पाएंगे। राइट। सबऑल्टर्न का मतलब होता है कि दबे हुए तबके के व्यू से अगर समाज को देखो तो, है ना, एलीट के पर्सपेक्टिव से नहीं, रूलर के पर्सपेक्टिव से नहीं, सब्जेक्ट जो कि दबा हुआ है, जो ओप्रेस्ड है, किसी भी ओप्रेस्ड के व्यू से समाज को देखो और तब समाज को समझो। राइट। कितना इंटरेस्टिंग है। तो पहले आप समझ जाएं कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं और कैसे ये इंडियन सोसाइटी को देख रहे हैं। एक बार वो समझ में आ गया, विच इज पार्ट ए। सो बेसिकली इन्होंने सिलेबस को, यूपीएससी ने सिलेबस को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड कर दिया है पेपर 2 के सिलेबस को। पार्ट ए में बेसिकली हम लोग पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, जो मैंने आपको बताया सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और कॉलोनियल रूल, है ना, पर्सपेक्टिव और उसके साथ साथ कॉलोनियल रूल का क्या इंपैक्ट था। ये समझते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ए.आर. देसाई की एक बहुत ही अच्छी किताब है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वो समझेंगे कैसे एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से, एक ऑल्टरनेटिव लेंस से वो सोशल बैकग्राउंड बताते हैं इंडियन नेशनलिज्म के ग्रोथ का। फिर योगेंद्र सिंह साहब अब तो नहीं रहे, बट बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे, मिस्टर योगेंद्र सिंह की एक बहुत ही अच्छी किताब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। पूरी किताब, एक किताब उन्होंने इस पे लिखा है और उसको हम लोग को सोशियोलॉजी के सिलेबस में पढ़ना है। एक चैप्टर बस बनता है, तो देयरफॉर उसको बहुत क्रक्स करके बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन ये सब वो टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस हर साल गारंटीड होती हैं, तो उसको प्रिपेयर कर लो आप। और उसके बाद आपने ऑलरेडी सोशल रिफॉर्म्स और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा पढ़ा ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। आप बस उसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या व्यू पॉइंट बन रहा है उन सोशल रिफॉर्म्स और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स पे, उसको प्रिपेयर कर लो। एक बार वो चीजें समझ गए तो पार्ट ए सॉर्टेड है। पार्ट बी जो है वो है सोशल स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम लोग हमारा विलेज सोसाइटी कैसा है उसको पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे, ट्राइब्स को पढ़ेंगे, है ना, सोशल क्लासेस इंडिया में कैसे हैं उसको पढ़ेंगे, है ना। तो आप क्लास का कॉन्सेप्ट पेपर 1 में पढ़ चुके होंगे, तो कॉन्सेप्ट समझने में टाइम नहीं लगेगा। बस आपको यहां पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग है कि इंडियन सोसाइटी में कैसे क्लासेस है, ओल्ड मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास में क्या डिफरेंस है ना, कैसे इंडियन सोसाइटी में वर्किंग क्लास इवॉल्व किया और इंडस्ट्रियल क्लास इवॉल्व किया, ठीक है। ब्रिटिश रूल से पहले एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर कैसा था जजमानी सिस्टम के अंदर, ब्रिटिश रूल के वक्त में कैसे चेंजेस आ गए, है ना, क्योंकि उन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया था। समथिंग अगेन जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होते हो, उसका सोशियोलॉजिकल इंप्लीकेशन हम देखते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो लैंड रिफॉर्म्स हुआ या जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसका क्या इंपैक्ट आया ऑन इंडियन एग्रेरियन स्ट्रक्चर, और लास्ट में ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट आया। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं सोशल क्लासेस में। फिर हो गया रिलीजन एंड सोसाइटी। अच्छा, रिलीजन एंड सोसाइटी पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। तो कुछ टॉपिक्स जैसे कि रिलीजन एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये सब आपको, सिस्टम ऑफ किनशिप, है ना, फैमिली एंड किनशिप, ये सब आपको रिपीट होते हुए देखेंगे। लेकिन यहां पे मैं चाहता हूं, मैं एक बार आपका फोकस खींचना चाहता हूं। पेपर 1 में आप उसका हार्डकोर बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और वेस्टर्न सोसाइटी को कॉन्टेक्स्ट में रख के हम पढ़ते हैं। लेकिन पेपर 2 में जब हम रिलीजन एंड सोसाइटी पढ़ते हैं तो रिलीजियस कम्युनिटीज और इंडिया पे फोकस है, उनका प्रॉब्लम्स, माइनॉरिटीज, इंडियन माइनॉरिटीज का क्या है उस पे फोकस है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन इंडिया कैसा है ना, इन सारे डायमेंशंस को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। सिस्टम ऑफ किनशिप में भी इंडिया में किनशिप रूल्स कैसे एक्ट करते हैं, मैरिज का रूल कैसा है ना, साउथ इंडिया में कैसा है, नॉर्थ इंडिया में कैसा है। इरावती कर्वे मैडम का वर्क है, एम शाह का हाउस होल्ड डायमेंशन इन फैमिली करके एक वर्क है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है। और कंटेम्प्रेरी ट्रेंड इंडियन सोसाइटी में सिस्टम ऑफ किनशिप में, फैमिली में, मैरिज में कैसा दिखता है, उन सब चीजों को हम यहां पे समझते हैं। पार्ट सी है सोशल चेंज, है ना। सोशल चेंज अगेन एक यूनिट है, पार्ट
पेपर 1 में 10th यूनिट की समाज में कैसे बदलाव आता है, अलग अलग थियरीज ऑफ सोशल चेंज पढ़ते हैं। यहां पे हम सोशल चेंज भारतीय सोसाइटी के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं कि सोशल चेंज कैसे आता है। तो जैसे हम लोग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आजादी के बाद हुआ था ना, वो क्या था, विजन था सोशल चेंज के लिए, तो हम लोग विजन ऑफ सोशल चेंज पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि अग्रेरियन समाज में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया अग्रेरियन सोसाइटी में, है ना। हम लोग देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स, कोऑपरेटिव्स, इन सब चीजों, इन सब एफर्ट से कैसे रूरल और एग्रेरियन सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या रूरल और एग्रेरियन सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे कि रूरल लेबर का जो माइग्रेशन हो रहा है, या फिर बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड बंधुआ मजदूरी, जो आज भी अनफॉर्चुनेटली समथिंग अगेन विच इज प्रोहिबिटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन करवाया जा रहा है। इन सारे डायमेंशंस को हम यहां पे देखते हैं। इसके बाद गाइज वी कम फॉरवर्ड, वी मार्च फॉरवर्ड, और उसके बाद हम देखते हैं कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंडियन सोसाइटी में कैसे हुआ। हम देखते हैं, हम जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पेपर 1 में, वहां पे हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कैसे एक फैक्टर की तरह इमर्ज होता है सोशियोलॉजी के इमरजेंस के लिए, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी में वो अपहीवल पीरियड में वैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे थे, लेकिन यहां पे हम इंडियन सोसाइटी कैसे रूरल से अर्बनाइज्ड होने लगी, कैसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट यहां पे हुआ है, और इनके इंप्लीकेशंस क्या हैं, वो सब चीजों को समझेंगे। फिर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी आता है, अगेन पेपर 1 में उसका कोर फॉर्मूला है। पेपर 2 में जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल इलीट की बात करते हैं तो इंडिया में पॉलिटिकल इलीट कौन है, डिफरेंट थिंकर्स ने क्या कमेंट किया है पॉलिटिक्स इंडियन सोसाइटी में, है ना। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, रीजनलिज्म क्या हुआ, है ना, सेकुलरिज्म इन इंडिया क्या है, कैसे वो वेस्ट से डिफरेंट है ना। ये सारे डायमेंशंस यहां पे समझ के उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, कि इंडिया में कैसे सोशल मूवमेंट्स आए थे। अब देखिए पेपर 1 में आप पढ़ते हो सोशल मूवमेंट्स पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में, पेपर 2 में फिर से सोशल मूवमेंट आता है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो आप देख रहे हो पेपर 1 और पेपर 2 में कितना ज्यादा ओवरलैप है, साथ ही साथ जनरल स्टडीज में और सोशियोलॉजी में कितना ज्यादा ओवरलैप है। तो आप इसलिए नर्वस नहीं हो, सब सब्जेक्ट बहुत आसान है। आप, मैं, हम सब बचपन से सोसाइटी में ही तो पले बड़े हैं। ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट्स ऑफ सोसाइटी, एंड सिंस वी आर स्टूडेंट्स ऑफ सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन एंड क्रैकिंग द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इजी फॉर यू। इट इज गोइंग टू बी केक वॉक फॉर यू, टेक माई वर्ड, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी केक वॉक फॉर यू। डन। बस आप उसको बिल्कुल ही रैशनल अप्रोच से कैटेगोरिकली प्रिपेयर करें और सही स्ट्रैटेजी के साथ आप अप्रोच करें। चाहे कोचिंग ली हो या नहीं ली हो, दोनों से एग्जाम क्रैक किया जा सकते हैं, ठीक है। आप ये ना सोचे कि आप सेल्फ कर रहे हो तो एग्जाम क्रैकेबल नहीं है, डेफिनेटली क्रैकेबल है। इसीलिए हम ऐसे वीडियोस भी बना रहे हैं जिससे आपको एक बेसिक गाइडेंस मिल जाए, एक आइडिया आपको लग जाए, ठीक है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वो बस टाइम थोड़ा सेव करता है, बट वो भी हम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे हमारा अप्रोच क्या होता है कि वही एकदम इलैबोरेटेड कोचिंग जो होता है ना, पूरा डिटेल्ड कंटेंट प्रिपरेशन करवाएं, है ना, ऑनलाइन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन हमारे सोसाइटी में कैसे, पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या है, डेमोग्राफिक कैरेक्टर क्या है, कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और उससे एसोसिएटेड कुछ इश्यूज है जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हो गया, राइट, वो सारी चीज़ें, सेक्स रेशियो का हो गया, क्यों इतना स्क्यूड है, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं हम लोग। और आखिरी में हम पढ़ते हैं चैलेंजेस क्या हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, है ना, पॉवर्टी, जो कि पहले भी आएगा, पॉवर्टी वाले टॉपिक्स पेपर 1 में ही पहली दफा आ जाएगा, बट इन टॉपिक्स को हम बार बार, तो काफी टॉपिक्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और रीइटरेशंस होता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का। बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीइटरेशंस आपको कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज होने लगता है। तो आप ऐसे अलग से रट्टा मत मारो, आप हमेशा फ्लो में चलो, आप समझने की कोशिश करो चीजों को। जितना समझोगे ना उतना रट्टा मारना भी आसान है। रैंडमली रटोगे, कुछ दिन बाद भूल जाओगे, समझ के उसको अगर रटोगे बस काम हो गया, काम हो गया। सो दिस वॉज अबाउट हाउ यू प्रिपेयर योर ऑप्शनल, है ना। इस प्रकार से आपको अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और अभी जब मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं तो आपने कंटेंट प्रिपेयर किया है। मैंने बोला ना कि जो कोचिंग के स्टूडेंट्स होंगे उनका कोचिंग में नोट मेकिंग हो रहा है, प्लस अगर वो चाहें तो बुक से ऐड कर सकते हैं बाद में। शुरुआत में अगर आप पे जीएस का भी प्रेशर है तो आप सिर्फ अपने कोचिंग के मटेरियल को अच्छे से रिवाइज करें। हाँ, चाहे कोचिंग के स्टूडेंट्स हों या
नॉन कोचिंग के स्टूडेंट्स हो, नोट मेकिंग पे मैं एक बात कर देता हूं, है ना। पहले तो एक डिटेल्ड नोट बनेगा, डिटेल्ड नोट, और एक बार डिटेल नोट बन गया तो उससे एक एब्स्ट्रैक्शन करें आप, और क्रंच्ड, समराइज्ड एंड क्रक्स नोट प्रिपेयर कर लें। ये किस लिए? ये है आपके रिवीजन के लिए, जब आप, ताकि उसके बाद से आपको कोई किताब नहीं उठानी पड़े, मोटा वाला नोट नहीं उठाना पड़े, बस आप इससे रिवाइज करते रहे। लेकिन इसको फेंक नहीं देना है, इसको रखना है। क्यों? क्योंकि आप कोई, अब ये सिंगल लाइन में माइंड मैप्स में इसके थ्रू आपने इसको नोट्स बना के रखा हुआ है रिवीजन के लिए। आप पढ़े, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको उस विषय के बारे में या उस टॉपिक के बारे में फिर क्या करना चाहिए? इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये मोटा वाला खोल लीजिए और रिवीजन के वक्त में उससे उठा के पढ़ लीजिए डिटेल में फिर से। उसके बाद इस पे लिंक बैठ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका काम इतना ही होता है। इसीलिए हर स्टूडेंट के पास, जो भी एक सिंसियर स्टूडेंट है, आप कोई भी टॉपर्स के वीडियो देखिए, अगर वो सिंसियर स्टूडेंट्स है तो उनके पास एक क्रक्स कॉम्प्रिहेंसिव अपना नोट जरूर वो बनाते हैं, चाहे वो कोचिंग में पढ़े हो, चाहे वो कोचिंग में नहीं पढ़े हो, राइट। सो दिस पार्ट वॉज अबाउट नोट मेकिंग। नाउ side by side what you need to do, I told you that you need to focus on the pattern of examination, है ना। मतलब understand the examination and understand the marking pattern। आप for example जैसे कि पेपर 1 ये 250 मार्क्स का होता है, likewise पेपर 2 ये भी 250 मार्क्स का होता है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो 250 मार्क्स के नहीं है भाई साहब। आपको 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, फिर तो 400 मार्क्स बन गए, राइट। तो यूपीएससी 400 मार्क्स कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से 100 मार्क्स से क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का, और क्वेश्चन नंबर 5 वो सेक्शन बी में आता है। आपके क्वेश्चन पेपर को सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड कर दिया जाएगा। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्कर्स ईच कंपलसरी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्कर्स कंपलसरी, 100 मार्क्स कंपलसरी, आप उसको एवॉइड नहीं कर सकते। बाकी पेपर सेक्शन ए में आपको और 3 क्वेश्चन होंगे, 2 3 4, और सेक्शन बी में आपको और 3 क्वेश्चन होंगे, 6 7 8। तो आप किन्हीं भी इन सेक्शंस में, आप किन्हीं भी सेक्शन से और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और दूसरे से 1, ताकि आपके 5 क्वेश्चन हो जाएं। अब आपको आज, पहले क्या होता था, यूपीएससी ना चैप्टर वाइज ऐसे करके बनाता था, यूनिट वाइज। तो लोग थिंकर पढ़ते थे, स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ते थे, है ना, शुरुआत की कुछ लेक्चर्स पढ़ते थे और हो जाता था काम उससे। लेकिन आजकल आप देखेंगे ना, बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग हो रही है। पेपर 1 और पेपर 2 का भी बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग हो रहा है, और सिलेबस का भी इंटरमिक्सिंग हो रहा है कि एक क्वेश्चन थिंकर से पूछा है, ठीक है, एक क्वेश्चन उसके बाद सीधे पूछ दिया आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से, और उसका जो तीसरा डायमेंशन है ना, वो कुछ एप्लीकेशन आ रहा है ना, या उसको स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेट कर दिया है, या कुछ कंटेम्प्रेरी टाइम से पूछ दिया है, उसको पैंडेमिक वगैरह से रिलेट करके पूछ दिया है। तो इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा मत करो कि हम ये यूनिट पढ़ेंगे और ये यूनिट नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए आप मार्किंग पैटर्न को अगर आप समझेंगे ना यूपीएससी के, तो और कैसा नेचर ऑफ द क्वेश्चन है, कैसा आजकल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, अपडेटेड रहिए उससे, है ना। कुछ नहीं, उसके लिए करना क्या है, स्टूडेंट्स हवा बना के रखे आंसर राइटिंग। सबसे पहले ना स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन रीडिंग। खूब क्वेश्चंस पढ़ो, बस क्वेश्चंस पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि पूछ क्या रहा है। भूल जाओ उसके आंसर के बारे में, बस एक ही गोल रखो शुरुआत में कि क्वेश्चंस दिखते नहीं, क्वेश्चंस क्या आ रहा है और क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जानना क्या चाह रहा है। अगर ये चीजें क्लियर है ना, तो आप जब पढ़ते हो, कंटेंट हासिल करते हो, उस वक्त में आपका दिशा क्या होना है, ये आपको क्लैरिटी रहेगी। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब विजिट करोगे ना बेटा, तो आपको ये एग्जामिनेशन की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, मार्किंग पैटर्न का भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा।
क्लियर, ये हो गया। इसके अलावा कृपया याद रखें, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट सोशियोलॉजी इज, अवॉइड रोट लर्निंग। प्लीज अवॉइड, मेरी तरफ से आप एक जेन्युइन रिक्वेस्ट समझें, प्लीज अवॉइड रोट लर्निंग। आप शुरुआत से ही सब कुछ रट्टा मारने लगेंगे ना, आप भूल जाओगे। आप मैक्सिमम टिल दिसंबर या जनवरी तक आप पढ़ोगे, अभी ऑप्शनल, उसके बाद 3-4 महीने प्रीलिम्स में लगोगे। आजकल द नेचर ऑफ प्रीलिम्स ऐसा हो गया है, यू नीड टू गिव दैट मच ऑफ टाइम। एक बार प्रीलिम्स हो गया बेटा, उसके बाद व्हाट विल हैपन? यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक बार प्रीलिम्स हो गया है, आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज इन दैट केस। एंड टेस्ट सीरीज ऐसे रैंडमली ज्वाइन थोड़ी करोगे, उसके लिए आपको रिवीजन होना चाहिए कंटेंट का। रिवीजन करने के लिए वैसा क्रक्स नोट होना चाहिए, प्लस चीजें समझी हुई होनी चाहिए। वरना आप रिवीजन करने के लिए खोले, सब भूल गए, सब भूल गए। इसी से मैं आपको बोलता हूं, अंडरस्टैंड द कंटेंट, अवॉइड रोट लर्निंग। और प्रीलिम्स के बाद अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो इफ पॉसिबल ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, एनी, है ना। अच्छा, जब मैंने आपको बुक लिस्ट की बात की है, तो कुछ बच्चे होंगे जो बहुत कोचिंग में कुछ फेमस फैकल्टीज हैं, है ना, 2 सर, उनमें से एक मेरे भी गुरुजी हैं, है ना। मैं उनको काफी, मतलब मेरे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा, इन जनरल आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर द कंट्रीब्यूशन दैट ही इज मेड इन माय लाइफ। तो आप अगर उनके नोट्स को रिफर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये फेमस कोचिंग्स के, ये मतलब ऑफलाइन के फेमस फैकल्टीज हैं, आप लोगों को पता होगा उनके नाम, है ना। तो ऐसे 2-3 सर लोग हैं, अगर आप उनके नोट्स से समझ पा रहे हो, क्लास के जो हैंड राइटिंग नोट्स आपका फ्रेंड मान ले पढ़ाया, आपको अपने नोट्स का जेरोक्स दे रहा है, अगर आप समझ पाते हो, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते हो, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। लेकिन व्यर्थ होगा आपका एफर्ट अगर, क्योंकि बहुत दफा क्या होता है ना कि इंसान जेरोक्स खरीद के लिए आता है बट समझ नहीं पाता है। इसीलिए बेहतर है कि आप खुद से अपने नोट्स बनाएं, वो बेस्ट है। लेकिन आप, और उसके बाद वो जो सर के क्लास नोट्स वगैरह होते हैं ना, उससे ना आप कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कंटेंट को ना बूस्ट करने के लिए, एनरिच करने के लिए कुछ पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस वाले, आप निश्चिंत रहें, आपका कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट क्लास में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो यू डोंट वरी। अगर प्रीलिम्स निकल गया बेटा, दिस इज अ रिक्वेस्ट, कोई भी, दैट इज अगेन गोइंग टू बी योर चॉइस, बट ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज ऑफ योर चॉइस, है ना। इस वक्त में जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको काफी हेल्प करेगा, और यही सही समय होता है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का। आप बस अपने नोट्स को रिवाइज करिए और टेस्ट्स लिखना शुरू करिए। और जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अब मैं वो बताता हूं। व्हाइल यू रिवाइज, डू 2 things. Refer to your summarized notes. Keep an eye on PYQs. Keep an eye on PYQs. फिर से मैं आपको थोड़ी देर बाद इसको भी डेसिफर करके, डिकोड करके बताऊंगा। और तीसरी चीज जो आपको यहां पे करनी है, इस यूज इंटरनेट, है ना, यूज इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, जब आप अपने नोट्स को रेफर कर रहे हो, कोई टॉपिक है, मान लीजिए आप, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कास्ट सिस्टम में मद्रोई बेंच के जजमेंट की बात की थी ना, 2 टर्मलेट सिस्टम वाला जो लास्ट ईयर आया था दिसंबर में। आप मान लीजिए ठीक ढंग से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए ये वो, लेकिन आपको कोई लग रहा है इशू इंपॉर्टेंट है, तो आप उस इशू का नाम रखिए। इस वक्त में जब आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, कोई टॉपिक आया, उससे कुछ क्लिक हुआ, तो आप उसको क्लिक करिए और लिख दीजिए सोशियोलॉजी नोट्स। कुछ लिंक्स आपको आएंगे, वहां से लीजिए और ब्रीफली बस 1-2 पॉइंट निकाल लीजिए और अपने रिवीजन के वक्त में ऑलरेडी क्रंच नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए। आपका कंटेंट और एनरिच हो जाएगा और आप और कॉन्फिडेंट भी फील करने लगोगे, और साथ ही साथ ना आप ना सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के काफी करीब आ जाओगे।
जब आप सही दिशा में सर्च कर रहे हो तो आपके दिमाग में यह भी क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है उसमें वो क्या सर्च कर रहा है, व्हाट इज इट लुकिंग फॉर, और एग्जामिनर जो आपको मार्क्स अवॉर्ड करेगा वो क्या सर्च करना चाह रहा है, उसके लिए क्या डिमांड्स होने वाले हैं। और ये सारी चीजें अगर आप समझ गए तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी टू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चा, सो यू डू दैट। नाउ व्हेन आई से कीप एन आई ऑन PYQ, तो जी हां, मैं रिवीजन के वक्त में मैं कह रहा हूं आपको आंसर राइटिंग पे आ जाना चाहिए। जो ऑलरेडी कोचिंग ले रहे हैं वो 1-2 यूनिट के साथ ही आंसर राइटिंग करना शुरू कर सकते हैं, राइट। लेकिन जिनके बारे में मैंने पढ़ा था सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, पहली दफा में तो सिर्फ बुक पढ़ो हाईलाइट करके, दूसरी दफा में उसके साथ जब नोट्स बना रहे हो 1-2 यूनिट हो गया है, PYQ को लो, कुछ मत करो। और मार्केट में आप लोग ढूंढते रहते हो मॉडल आंसर, आप सोच रहे हो कि मॉडल आंसर्स को रट्टा मारेंगे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हो जाएगा, नहीं होगा। मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो उस थीम पे आएंगे या वैसे ही आएगा। खुद अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सेम क्वेश्चन सबके लिए आ रहा है, ह्यूमैनिटीज है, सेम क्वेश्चन सबके लिए आ रहा है, सारे बच्चों को लिखना है, अल्टीमेटली खुद ही तो लिखना है अपने ही लैंग्वेज में, मॉडल आंसर ही अगर सब कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हम पब्लिश कर दिए कोई PYQ का मॉडल आंसर, सारे बच्चे उसी को रट लिए हैं और सारे बच्चे वही वाला टोन में आंसर लिख रहे हैं, सबको सेम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे? मेक योर ओन मॉडल आंसर्स, है ना। हर यूनिट से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करिए आप एंड मेक योर आंसर्स फॉर इट। दूसरा क्या है कि टॉपर्स के कॉपी को देखिए। आपको इंटरनेट पे बहुत जगह जो सेलेक्टेड टॉपर्स हैं उनकी कॉपी अवेलेबल हो जाएंगे, या टेलीग्राम चैनल्स पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये जो टॉपर्स होते हैं ना गाइस, ठीक है, इनके कॉपी को आप प्लीज रिव्यू करें एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपर्स कैसे लिखते हैं, हाउ दे राइट। अच्छा, एक और चीज, यक्ष प्रश्न जो आपके सामने आएगा जब आप आंसर राइटिंग शुरू करोगे ना बच्चा, तो आप एक डिबेट में फंसोगे। क्या डिबेट? बता रहा हूं अभी। पैराग्राफ वर्सेस पॉइंट वाइज, इसके डिबेट में फंसोगे। पैराग्राफ में आंसर लिखे, मैं क्यों कह रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस पे फैकल्टी हूं, एक जमाने में स्टूडेंट भी था, है ना। और दूसरी बात, आप जो मेरे क्लास के बच्चे हैं, ये सारा अंडरस्टैंडिंग मुझे उनको ऑब्जर्व करके ही आ रहा है। पूछिए मेरे क्लास के बच्चे अगर कोई होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो अक्सर ये सब, उनको ये सब कंफ्यूजन आते हैं कि सर पॉइंट वाइज लिखे, पैराग्राफ वाइज लिखे, पॉइंट वाइज लिखे, पैराग्राफ वाइज लिखे। इसका आंसर पता क्या है? इट शुड बी ऑर्गेनिक। कुछ क्वेश्चंस नेचुरली पैराग्राफ वाइज बेटर लिखाते हैं, जहां पे आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना है, लेकिन कहीं जहां पे आपको मल्टीपल डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव्स देना है। अब उसमें क्या है, अगर एक डायमेंशन पर्सपेक्टिव आप लिख रहे हैं, वो मतलब आप सेंटेंस या पैराग्राफ राइटिंग में लग रहे हो, तो 2-3 लाइन में एक सेंटेंस फॉर्म होगा, एक पर्सपेक्टिव को लिखने का आएगा, या 4 लाइन लग जाएंगे। वहीं आप अगर उसको ऑब्जेक्टिफाई करके पॉइंट वाइज वहां पे लिखोगे हेडिंग के अंदर, तो आप उसको ना एक लाइन में निपटा सकते हो, तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स एंड टाइम बचा सकते हो और डिफरेंट डायमेंशंस के कंटेंट को आप इंक्लूड कर सकते हो। ऑल्सो अगर क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव है तो लिख सकते हो, जैसे डिफरेंस पूछ रहा है आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड में, लिख लो पॉइंट वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस अगर एनालिटिकल है तो कहीं पे आप पॉइंट लिखोगे, लेकिन एनालिसिस करते वक्त आप पैराग्राफ लिख सकते हो, है ना, प्री कंक्लूसिव एनालिसिस, जिसके बाद आप कंक्लूजन लिखोगे। और आप, ठीक है, आपका जो आंसर होने वाला है ना,
जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपने जो भी पढ़ा है वो बॉडी ऑफ द आंसर है, आप स्ट्रक्चर पे प्लीज फोकस करना, है ना, स्ट्रक्चर पे प्लीज फोकस करना। जब मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मतलब इंट्रो, कंक्लूजन और बीच में आ गया बॉडी। ऑल्सो आंसर राइटिंग के लिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ये तो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो है कॉन्टेक्स्ट। सवाल पूछा, इसलिए मैं बोला ना आंसर राइटिंग बाद में शुरू करना, पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो, समझो कि पूछ क्या रहा है। पूछे आम लिखे हो इमली, नंबर थोड़ी मिलेगा। हम पूछ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है और तुम हमको बोलोगे कि सर राष्ट्रपति कौन होता है, आपको वो समझाते हैं पहले, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि अमेरिका जब आज़ाद हुआ था 1776 में, तो हम वहाँ पे देखे थे कि कैसे जॉर्ज वॉशिंगटन पहले प्रधानमंत्री बने, पहले प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे। फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर्सेस तुम पार्लियामेंट्री सिस्टम समझाने लगते हो। फिर इंडिया के प्रधानमंत्री पे आते हो कि श्रीमती मुर्मू का नाम लेते हो, और फिर उसको उतने में स्पेस भी खत्म हो जाएगा, वर्ड भी खत्म हो जाएगा। नहीं, जो पूछा है उसको डेसिफर करो, है ना। क्वेश्चन का जो टॉपिक सेंटेंस होता है, टीएस मींस टॉपिक सेंटेंस, उसके डिमांड को समझो और सीधे टू द पॉइंट, बॉडी में एकदम प्रिसाइजली टू द पॉइंट हिट करो डिमांड को, राइट। हाँ, इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, जो भी सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी होगा ना उस क्वेश्चन के अंदर, कृपया करके उसको डिफाइन कर दीजिए। कंक्लूजन, देखिए अगर आपके पास बॉडी ऑफ द आंसर में कंटेंट बहुत ज्यादा है, इन दैट केस आप एक नॉर्मल कंक्लूजन लिख सकते हैं, जिसको आप बोलेंगे ना कंक्लूसिव लैंग्वेज में, ताकि स्ट्रक्चरल जस्टिफिकेशन हो जाए कि हेंस, देयरफॉर, दस, टू सम अप, देयरफॉर, कंक्लूडिंगली, ऐसे टर्म्स करके कंक्लूड कर दो, टॉपिक सेंटेंस से मैच कर दो या समराइज कर दो जो लिखे हो। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दिया वायलेंस अगेंस्ट विमेन पे, अब इसमें आपका कंक्लूजन ना थोड़ा सा डायनामिक होना है। आप कौन बनने वाले हो, आप आईएएस बनने वाले हो ना, देश का भविष्य आपके हाथ में लाई करता है, तो उसको पेपर में फील करवाओ कि मुझको चुनो, प्लीज सेलेक्ट मी, मैं सही कैंडिडेट हूं देश के लिए। दैट इज वेयर यू राइट थोड़ा सा डायनामिक, होराइजन ओरिएंटेड, फ्यूचर, है ना, वे फॉरवर्ड लिखो कि कैसे इसमें तब्दीली आ सकती है, व्हाट इज द वे टू गो फॉरवर्ड, ऐसी चीजें बताओ कंक्लूजन में। सो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, नथिंग इज फिक्स्ड। ये सब रन टाइम में आपका माइंड प्रोसेस करेगा, और ये सब तभी होगा जब आंसर राइटिंग का आप लास्ट चीज करोगे, विच इज लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। ये पहले दिन करोगे कुछ नहीं होगा, ये बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। सो प्लीज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इट अ लॉट, ठीक है। स्पेशली जब प्री आपका निकल गया, प्री और मेंस के बीच में मान लीजिए आप संडे को तो टेस्ट सीरीज आप लिख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा वीकडेज पे कोशिश करो रोज 2-3 आंसर तो लिख ही लो, है ना, 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर आपको। अच्छा, एक और चीज, व्हेन यू राइट योर आंसर्स डोंट राइट रैंडमली, टाइम इट। 1 घंटा में एक आंसर लिख रहे हो, अरे 3 घंटे के एग्जाम में 19 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, सो टाइम योर आंसर्स। शुरुआत में टाइम ज्यादा दो, लेकिन पहले दिन से टाइम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुरुआत में से तुम पे प्रेशर डाल रहा हूं, बट अपने आप पे तुम कैसे समझोगे, अगर तुम 3 घंटे में एक आंसर लिख रहे हो क्या फायदा। उठ जाओ, 20 मिनट शुरुआत में ना 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए तुम रखो 15 मिनट या 18 मिनट, और 20 मार्कर के लिए 20 से 25 मिनट शुरुआती फर्स्ट 2 आंसर लिखते वक्त में स्टेज में। जैसे ही वो 2 खत्म हुए उठ जाओ, 2 खत्म हुआ उठ जाओ, उस टाइम के बाद देखो तुम क्या लिख पाए, इसके अंदर इंट्रोडक्शन लिख पाए कि नहीं। इंट्रोडक्शन भी लिख पाया तो जीत है, एक चीज तो कैप्चर हो गया, राइट। अब उसको भी 2 तरीके से अप्रोच करोगे, या तो पूरे आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे कम टाइम में, या तो जितना ही लिखे हैं उसको अच्छे से लिखें, ये शुरुआती दिनों में। लेकिन एक्चुअली यूपीएससी में तुम सिर्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिख के छोड़ दोगे तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा, उससे ज्यादा बेटर है कि थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का कंटेंट हो लेकिन कंप्लीट हो आंसर, समझ में आए। दैट इज वाई यू नीड टू टाइम योर आंसर्स। तो टाइम लिमिट के दायरे के अंदर आप आंसर राइटिंग करिए। डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना।
समझो इन सब चीजों को कि हम लोग कैसे शुरू करें, हाउ वी आर गोइंग टू राइट आंसर्स, है ना। रिव्यू करो कि तुम कैसा पैराग्राफ और पॉइंट वाइज में किसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, है ना। और फर्स्ट रीडिंग के बाद करिए आप स्पेशली, आपको थोड़ा सब्जेक्ट के लिए कंटेंट मैटर होना चाहिए प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप देखिएगा कि बहुत सारे यूनिट से मिल के भी क्वेश्चंस बनते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग, है ना। अंडरलाइंग कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का जरूर समझिएगा, उसके बिना कैसे होगा। क्लियर, समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन तो यह था लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और लास्ट प्रेजेंटेशन। आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है। इसमें क्या क्या डायमेंशन आ जाएगा, लैंग्वेज कैसा रखें, है ना, लैंग्वेज कैसा रखें, लैंग्वेज के अलावा कीवर्ड्स को आप अंडरस्टैंड करिए, और कीवर्ड्स को प्लीज अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन इट, है ना। और थोड़ा लेजिबल लिखिए, साफ साफ लिखिए, ताकि समझ में आए एग्जामिनर को कि आपने लिखा क्या है, क्योंकि आपके और एग्जामिनर के बीच में बस एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है वो आंसर शीट। और अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं तो क्या फायदा। ल्यूसिड लिखिए, है ना, जितना ल्यूसिड लिखिएगा उतना अच्छा है। क्लियर। इसके अलावा आंसर राइटिंग में कुछ और मार्क्स एनहांसिंग के टेक्निक्स होते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन वो उनके लिए जो कि ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हैं, अभी मेंस लिखने वाले हैं, 1 महीने बाद मेंस है, और थोड़ा सा उसमें बूस्ट करने के लिए क्या है, छोटी मोटी चीज़ें करनी है, बट वो अभी मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा। चाहिए होगा तो उसके लिए कभी हम लोग कि कैसे मेंस अपीयरिंग स्टूडेंट को मार्क्स अपना थोड़ा बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए, कि हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स एक्स्ट्रा बन जाए। 19 क्वेश्चन में 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गया, 19 मार्क्स एक्स्ट्रा बहुत होता है यूपीएससी में गेम चेंजर बनने के लिए। तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट ये कॉम्प्रिहेंसिवली एक आपकी ओवरऑल इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी ऑप्शनल को तैयारी करने के लिए। एंड इफ यू डू दैट यू आर गोइंग टू रॉक इट, है ना, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। क्लियर। So that's all for today, guys. Thank you. Bye bye. Have a nice day.